सॉलिड्स के बारे में, तो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। पहली बात तो ये कि उनकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है उसका। और तीसरी बात क्या है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, दैट मींस वी कांट कंप्रेस देम। तो अब सवाल ये उठता है कि तीनों चीजें क्यों है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स जब क्लोज होंगे यू कांट कंप्रेस देम, वो फिक्स शेप में रहेंगे एंड वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो सवाल एक और ये है कि पार्टिकल क्लोज ही क्यों है। तो पार्टिकल क्लोज इसलिए है क्योंकि उनके बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जब पार्टिकल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो पार्टिकल क्लोज होंगे, और जब पार्टिकल क्लोज होंगे तो ये प्रॉपर्टी शो करेंगे, डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम एंड इनकम्प्रेसिबल। ऑल्सो क्योंकि पार्टिकल क्लोज है तो टाइटली पैक्ड होंगे वो, और टाइटली पैक्ड होंगे तो वो जो सब्सटेंस बनेगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा, ठीक है। कुछ मामले में इट कैन बी रिजिड आल्सो। इसका मतलब पता है क्या होता है कि अगर आप किसी सॉलिड पे फोर्स लगाते हो और वो सॉलिड अपनी शेप चेंज नहीं करता है, उसको बोलते हैं रिजिड। तो some solids are almost rigid, not completely rigid, because if you apply force on any solid, it will change its shape. So if you have piece of iron, if you will hammer, तो क्या होगा, उसकी shape change हो जाएगी। So solids are almost rigid. Almost मतलब क्या है कि they can change their shape if high force is applied, ठीक है। तो they can change their shape if high force is applied। इसलिए मैंने कहा almost rigid, तो नॉर्मल फोर्स से इसकी शेप चेंज नहीं होती, ठीक है। तो ये है बेसिक प्रॉपर्टी किसके लिए, हमारी सॉलिड्स, ठीक है। नाउ वी हैव टू डू सम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड्स को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं। ये टू मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। पहला मेथड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। और दूसरा मेथड हमारे पास है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के बेस, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह चेंज होगी और उस चेंज होने से कितने टाइप के बनेंगे सॉलिड, और साथ ही अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जब चेंज होता है तो हमारे पास बनते हैं दो टाइप के सॉलिड। कौन कौन से, क्रिस्टलाइन, अमोर्फस। यहाँ बनेंगे हमारे पास चार टाइप के सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बेस, ठीक है। तब उसको इसमें लिखोगे, तो हम क्लासिफाई करेंगे इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे। तो इसमें हमारे पास आते हैं चार तरह के सॉलिड्स। पहला होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें भी हमारे पास होती है दो टाइप्स, क्योंकि तीन होती हैं, दो भी नहीं। पहली होती है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। दूसरी हमारे पास होती है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरी हमारे पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इसमें हमारे पास सेकंड होगा, दैट विल बी नोन एज आयोनिक सॉलिड। थर्ड हमारे पास होगा कोवैलेंट सॉलिड, ठीक है। और फोर्थ हमारे पास होगा मेटालिक सॉलिड। तो इन सभी में डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस है, इसीलिए इनको क्लासिफाई किया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए, ठीक है। तो हर एक को समझेंगे लाइन वाइज, एक एक करके। सो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में पहले बात किसी करेंगे पोलर सॉलिड। तो पोलर मॉलिक्यूल जानते हैं ना क्या होता है? तो अगर मेरे पास कोई पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है कि जिस मॉलिक्यूल में देयर इज सेपरेशन ऑफ चार्ज, व्हेन वी कैन सेपरेट चार्जेस इन ए मॉलिक्यूल, तो अगर मैं किसी मॉलिक्यूल में चार्ज को सेपरेट कर पाता हूं तो उसको कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल। और पोलर मॉलिक्यूल जब जुड़ेंगे साथ में, दे विल मेक ए सॉलिड, उसे कहेंगे हम पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एग्जांपल क्या है? ऐसे मेरे पास HCl है, तो HCl में दो एटम्स है H एंड Cl, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, इस वजह से क्लोरीन पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, H पर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। नाउ दिस इज ए पोलर मॉलिक्यूल। और जब ये पोलर मॉलिक्यूल अपने ही तरह के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा लाइक दैट, और इससे जो हमें एक सॉलिड मिलेगा आफ्टर व्हेन दे आर जॉइंड टुगेदर, मुझे जो सॉलिड मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इनके बीच में ये फोर्स कौन सी है? इस फोर्स को कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। बिटवीन टू पोलर मॉलिक्यूल्स द फोर्स नोन एज डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स की वजह से वो क्या रहेंगे? साथ में रहेंगे, सो दे विल मेक ए सॉलिड। उसे क्या कहेंगे हम? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझ आई बात की नहीं है वैसे भी पक्का? ओके, ध्यान रखिए ये जो मॉलिक्यूल है दिस इज ए कोवलेंट मॉलिक्यूल, लेकिन जो दो मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड है वो कोवलेंट नहीं है, वो डाइपोल डाइपोल है। इसलिए किस में आया ये? मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में आया। ठीक है, मॉलिक्यूल कोवलेंट है क्योंकि ये वाला बॉन्ड कोवलेंट है, लेकिन जो ये बॉन्ड है डैश वाला ये कोवलेंट नहीं है। कौन सा बॉन्ड है? डाइपोल डाइपोल। तो इसलिए किसमें आया ये? मॉलिक्यूलर सॉलिड कैटेगरी। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? हमने डिस्कस तो कर लिया कि क्या होता है ये। प्रॉपर्टी क्या होगी? पहली प्रॉपर्टी, क्योंकि ये डाइपोल डाइपोल फोर्स इज नॉट टू स्ट्रॉन्ग फोर्स, इंटरमीडिएट फोर्स होती है ये, तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो लो होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब क्योंकि बन चुका है सॉलिड, और सॉलिड में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज कौन सी होती है? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस सॉलिड में इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव तो ये सॉलिड कैसा होगा? नॉन कंडक्टिंग। दिस इज ए नॉन कंडक्टिंग सॉलिड, तो नॉन कंडक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस सॉलिड को मेल्ट कर देता हूं और या फिर मैं इस सॉलिड का बना लेता हूं एक्वस सॉल्यूशन, तो लिक्विड स्टेट एंड एक्वस स्टेट में दिस बिकम्स कंडक्टिंग। Why? Because now it has free ions to move. Okay? So because it has free ions to move. Clear or not? Yeah. HCl concentrated. Okay. Better clear. So सिद्धार्थ नेक्स्ट हमारे पास है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो इसमें जो मॉलिक्यूल होगा वो कैसा होगा? नॉन पोलर होना चाहिए। व्हाट इज नॉन पोलर? व्हिच हैज नो सेपरेशन ऑफ चार्जेस। एग्जाम्पल कौन कौन सा है? CH4 हो सकता है, CO2, CCl4, हीलियम, नियोन, आर्गन एटसेट्रा। तो ये सभी मिलके बनाती है नॉन पोलर सॉलिड। इनके बीच में फोर्स कौन सी है? मान लो कि हीलियम का एटम है, ये हीलियम का एक और एटम है, इनके
बीच में कोई फोर्स होती है, इस फोर्स को कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्स। और ये वाली वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है, बन के बात ये वाली। सो दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स आर जॉइंड टुगेदर बाय द लंदन डिस्पर्जन फोर्स, ठीक है, बोलो ओके। अब क्योंकि ये फोर्स वीकेस्ट है तो वीकेस्ट फोर्स की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज हमारे साथ क्रिएट होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी लो होगा। तो अगर मैं यहाँ पे हीलियम की बात करता हूँ तो हीलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है कितना होता है, ठीक ये होता है 4 केल्विन के आसपास, मतलब -269 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी वीकेस्ट फोर्स, दैट्स व्हाई दे हैव वेरी लो मेल्टिंग, ठीक है। सेकंड बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी नहीं है फ्री टू मूव, तो दे आर नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, बिकॉज दे हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। समझे बात ये वाली। थर्ड बात, ऑल्सो ये नॉन पोलर है और चार्ज सेपरेट नहीं हुआ है यहाँ पे, तो लिक्विड और एक्वस फेज में भी क्या होंगे, ये नॉन कंडक्टिंग होंगे। क्लियर और नॉट, बोलो ओके, लिख लेंगे इसको। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉल्वेंट, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है 3 एलिमेंट्स के लिए, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये 3 एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो बनता कैसे, मान लो मेरे पास HF का मॉलिक्यूल है और मैंने एक और HF का मॉलिक्यूल के सामने रख दिया, F और H, इनके बीच में जो ये अट्रैक्शन है इसे मैं कहता हूं H बॉन्ड, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल हो गया, अब यहां पर जो ये अट्रैक्शन है ये भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। सिमिलरली अगर मेरे पास अमोनिया प्रेजेंट है, ये अमोनिया हो गया, इनके बीच जो ये अट्रैक्शन है ये भी क्या है, H बॉन्ड, ठीक है। सो अमोनिया, HF, वाटर, दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। या फिर अगर किसी भी कंपाउंड में 3 एलिमेंट अगर प्रेजेंट होते हैं, तो 3 एलिमेंट की कैपेसिटी होती है टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड डाइपोल से स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। सो इट इज स्ट्रॉन्गर देन, H बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल। तो जो प्रॉपर्टीज होंगी इसकी वो डाइपोल थोड़ी सी ज्यादा होंगी। तो प्रॉपर्टी कौन कौन सी हमारे पास थी, पहली हमारे पास थी मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लिटिल हाई होता है, नॉट टू हाई, लिटिल है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट आई कैन से इट इज मॉडरेट, मतलब अगर मैं वाटर की बात करता हूं तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, सो इट इज मॉडरेट, ठीक है, ज्यादा हाई नहीं है ये। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव यहां पर भी नहीं है, तो इट इज नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में ये होगा नॉन कंडक्टिंग, लेकिन अगर मैं इसको एक्वस या लिक्विड स्टेट में लेकर आता हूं, दैट कैन बिकम स्लाइटली कंडक्टिंग, ठीक है। तो एक्वस एंड लिक्विड फेज में दे कैन बिकम कंडक्टिंग, क्लियर और नॉट, बोलो कोई डाउट किसी को यहाँ पे तो बताओ। सो नेक्स्ट हमारे पास है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड में पहली बात जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो होती है कूलम्बिक फोर्स,
होती है बिकॉज आयनिक सॉलिड में हमारे पास आयंस प्रेजेंट होते हैं और आयंस दो तरह के होते हैं, कैटायन होता है, एनायन होता है। कैटायन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे होता है नेगेटिव चार्ज। एंड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो ये अट्रैक्शन होती है इसी को हम क्या कहते हैं, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हमारे पास फॉर्मूला होता है, आपको याद ही होगा फ्रॉम फिजिक्स, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 R। यहाँ पर मान लेते हैं Q1 जो है वो पॉजिटिव आयन का चार्ज है और जो Q2 है उसको मान लेते हैं वो नेगेटिव आयन का चार्ज है, और R क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मेरे पास है Mg2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव। तो दोनों में ज्यादा अट्रैक्शन किस में होनी चाहिए, इस वाले में होगी, इस पे 2 प्लस का चार्ज है, 2 माइनस का चार्ज है, तो Q1 और Q2 दोनों इंक्रीज हो गए। तो अगर दोनों इंक्रीज होंगे तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके मुकाबले ज्यादा होगा। तो MgO का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो NaCl से ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। समझ गए बात ये वाली। तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं दोबारा से, आयनिक सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्बिक फोर्स। कूलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला F is equal to K Q1 Q2 by R square, where Q1 Q2 are the charges of positive and negative ion respectively. R is the distance between two ions. ठीक है, तो दो आयंस के बीच में होगी कूलम्बिक फोर्स। तो उनका जो अरेंजमेंट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, with every negative ion there must be a positive ion and it goes like that. ठीक है, so positive ion is surrounded by negative ion and negative ion surrounded by the positive ion. So they are tightly packed. So when they are tightly packed, तो कुछ प्रॉपर्टीज अराइज होती है वहां से। वो कौन सी होगी, पहली बात मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। तो जो आपका NaCl उस NaCl का मेल्टिंग पॉइंट होता है मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये। दूसरी बात, अब क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू मूव, सो इट इज नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में क्या है, ये नॉन कंडक्टिंग। But when they are melted down or when they are in aqueous solution, they have free ions. So when they have free ions, they become conducting. समझे बात की नहीं है भाई। तो लिक्विड और aqueous phase में they become conducting. Clear? एक और बात ध्यान रखिए, they are brittle. इसका मीनिंग पता है क्या होता है, कि when you smash them by hammer, they just breaks down. So they are brittle. So they are not malleable, not ductile. They are brittle. टूट जाता है ये। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें पूछ सकते हो। So third point is covalent solid. तो कोवलेंट सॉलिड क्रिएट तब होता है जब हमारे पास सभी बॉन्ड कोवलेंट होने चाहिए। ठीक है, हमारे पास बेसिकली दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास HCl, तो ये H ये Cl, ये एक मॉलिक्यूल है। इसमें जो ये फोर्स है ये कहलाती है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड। तो मॉलिक्यूल सॉरी इंट्रा नॉट इंटर, इंट्रा मॉलिक्यूल के इन बिटवीन ही हमारे पास बॉन्डिंग हो रखी है। समझे बात ये वाली। इंटर क्या होगा, HCl HCl, ये जो बॉन्डिंग है ये कहलाती है इंटर
मॉलिक्यूलर, समझ क्या बात है वाली कि नहीं? दो मॉलिक्यूल के बीच में है। कोवलेंट सॉलिड में इंटर और इंट्रा दोनों क्या होंगे? कोवलेंट, मतलब सभी बॉन्ड क्या होंगे? वो कोवलेंट होने चाहिए। समझिए बात, इसमें ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट है, तो इंट्रा बॉन्ड कोवलेंट है, बट इंटर जो है वो डाइपोल है, इसलिए क्या बना ये? मॉलिक्यूलर सॉलिड। कोवलेंट के केस में दोनों ही क्या होने चाहिए? कोवलेंट होने चाहिए। समझे बात ये वाली कि नहीं? तो एग्जांपल जो मेरे पास है वो डायमंड का है। एग्जांपल मेरे पास है ग्रेफाइट का। एग्जांपल मेरे पास है यहाँ पे सिलिका का, यानी कि सिलिका में दो आते हैं, एक आता है क्वार्ट्ज और एक आता है ग्लास। इनमें सभी बॉन्ड कोवलेंट होते हैं। तो अगर मैं डायमंड की बात करता हूँ, डायमंड में सिर्फ कार्बन होता है, तो यहाँ भी कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ भी सेम होगा मेरे पास कार्बन कार्बन एंड कार्बन, यहाँ भी सेम होगा मेरे पास कार्बन कार्बन एंड कार्बन। ध्यान दे पर सभी बॉन्ड है कोवलेंट बॉन्ड है ये वाला। दैट विल क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, दैट इज व्हाट इज नोन एज ए कोवलेंट सॉलिड। समझे बात की नहीं सभी ये वाली? बोलो पक्का? यस सर। ओके, एक बात लिख लेंगे इंपॉर्टेंट नोट करके कि डायमंड को हम जायंट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। डायमंड को जायंट मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं बिकॉज़ सारे बॉन्ड कोवलेंट हैं। मॉलिक्यूल उसको कहा जाता है जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है, जैसे HCl है, ऐसे H2O है, जैसे अमोनिया है। These are called molecules क्योंकि इनके बीच में क्या है? कोवलेंट बॉन्ड। डायमंड में सारे बॉन्ड ही कोवलेंट हैं, तो डायमंड क्या बनेगा? एक जायंट मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि जब किसी भी सब्सटेंस के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा उसको मैं मॉलिक्यूल का नाम दूंगा, जैसे HCl, वाटर, अमोनिया, ये क्या है? मॉलिक्यूल है। डायमंड में सारे बॉन्ड कोवलेंट, तो ये भी क्या कहलाया जाएगा? एक जायंट मॉलिक्यूल। अब कोवलेंट बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, कोवलेंट बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी हाई होगा। और शायद आपको याद भी होगा कि डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना होता है? नियरली इक्वल टू 3000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब क्योंकि सारे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है ये हार्ड भी होगा। हार्ड होने के साथ साथ ये ब्रिटल भी है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट को मारो क्या होगा? वो टूट जाएगा। कांच लो, कांच पे मारो हैमर, क्या होगा? टूट जाएगा। तो ब्रिटल भी और हार्ड दोनों है। ठीक है, मैलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है। समझे बात को? मैलिएबल क्या होता है कि उस पर आप प्रेशर लगाते हो और प्रेशर लगाने से वो क्या बन जाएगा? शीट बन जाएगा। बट अगर आप ग्लास पे प्रेशर लगाओगे तो क्या होगा? वो ब्रेक हो जाएगा, है ना? तो क्या हो गया? ब्रिटल, नॉट मैलिएबल, नॉट डक्टाइल। इस फोर्थ बात ये नॉन कंडक्टिंग है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। क्यों? क्योंकि इस पे प्रेजेंट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। समझे बातें वाली कि नहीं? फ्री कैसे होते हैं? लेट मी ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट हियर। तो ग्रेफाइट कुछ ऐसा होता है, इसमें हेक्सागन्स बने होते हैं बहुत सारे, और यहाँ पे होती है मेरे पास कॉन्जुगेशन। तो ये मतलब दे आर बेसिकली फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। ग्रेफाइट इज नथिंग बट फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स, मतलब बहुत सारी बेंजीन रिंग्स आपस में जुड़ी होती है तो फॉर्म में ग्रेफाइट स्ट्रक्चर। और मैं ये जानता हूं कि बेंजीन रिंग की अगर बात करता हूं तो बेंजीन रिंग में होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन।
एंड दीज pi इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized, मतलब ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, इसे बोलेंगे delocalization. And because of delocalization of pi electrons, electrons are free to move here. समझे बातें वाली कि नहीं? So because of delocalization, electrons are free to move. Free to move because of due to delocalization. इसलिए क्या बन जाता है ये? कंडक्टिंग इन नेचर. ठीक है? बट लिक्विड स्टेट में भी ये क्या होंगे? नॉन कंडक्टिंग, बिकॉज दे डू नॉट हैव आयंस. तो फिफ्थ बात रख देंगे, लिक्विड स्टेट में भी ये होंगे नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि दे डू नॉट हैव फ्री आयंस. समझे बात सब ये वाली कि नहीं? बोलो. यस सर. कोई डाउट किसी को यहाँ पे तो बताओ मुझे. बोलो कोई डाउट? कंप्रेस बिकॉज़ इट्स 120 बनी. हमारे पास है मेटेलिक सॉलिड. ठीक है? सो मेटेलिक सॉलिड बेसिकली मेटल्स बनाते हैं. तो मेटल्स फॉर मेटेलिक सॉलिड, ऑब्वियसली बात है, नाम से क्लियर है इसके. ठीक है? तो अब इसमें फोर्स कौन सी हो उसके बारे में बात करेंगे. तो फोर्स को पता करने से पहले हमें ये जानना है कि मेटल्स में बॉन्डिंग है होती किस तरह की है, कैसे होती है. तो ये है मेरे पास पॉजिटिव मेटल के आयंस. ठीक है? इसको मैं नाम देता हूं कर्नल्स. अब मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव. ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स जो है इस पूरे स्ट्रक्चर पे रिवॉल्व करेंगे और इसे कहा जाता है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग, इलेक्ट्रॉन आर फ्लोइंग ओवर द कंप्लीट स्ट्रक्चर. ठीक है? एंड इस फ्लो से यहां पर बनती है अट्रैक्शन फोर्स. कैसे बनती है कि लेट्स से कि मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बीच में अट्रैक्शन होगी यहाँ पे, नॉट फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, तो अट्रैक्शन है मोमेंटरली. और उसी तरह अट्रैक्शन यहाँ पर भी होगी. सो इफ आई जनरलाइज दैट, सिंपल केस में, तो वन इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड बाय टू कर्नल्स एंड वन कर्नल इज अट्रैक्टेड बाय टू इलेक्ट्रॉन्स. सिंपल केस है ये. तो अब यहां पर बनती है हमारे पास अट्रैक्शन, एंड बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन दे आर टाइटली पैक्ड. ठीक है? सो टाइटली पैक्ड है तो हार्ड होंगे, ऑब्वियसली बात है. मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा होगा इसका? हाई होगा. तो बात करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में. पहली प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई हार्ड होते हैं. थर्ड बात क्या है? ये मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं. Their shape can be distorted very easily. Fifth बात, electrons are free to move, so they are conducting in solid state. ठीक है? But as we increase temperature, as temperature is increased, conductivity decreases. ठीक है? ऐसा क्यों होता है? ध्यान दें. जब टेम्परेचर कम है तो ये जो कर्नल्स है दे आर वाइब्रेटिंग, कर्नल्स वाइब्रेट करते रहते हैं. बट अगर टेम्परेचर मेरे पास लो है तो वाइब्रेशन उसकी लेस होगी. तो अगर वाइब्रेशन लेस है, इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली, दे हैव नो हिंड्रेंस इन देयर पाथ. बट जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को हाई करता जाता हूं, इन कर्नल्स की वाइब्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. अगर वाइब्रेशन इंक्रीज होगी कर्नल्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स के पाथ में हिंड्रेंस क्रिएट होगी. उस वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर दे आर नॉट फ्री टू मूव. ठीक है? और जब वाइब्रेशन होती है तो ऑब्वियसली बात है पार्टिकल दूर भी तो होंगे आपस में. सो व्हेन दे वाइब्रेटिंग लाइक दैट, दे विल कोलाइड, एंड बिकॉज़ ऑफ दैट दे विल क्रिएट स्पेस टू गेट मोर वाइब्रेशन. तो स्पेस बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन डिफिकल्ट हो जाएंगे. ठीक है? दूर हो गए एटम्स हमारे इलेक्ट्रॉन्स के,
कोलिजन्स डिफिकल्ट हो गए सो कंडक्टिविटी आल्सो डिक्रीजेस। समझे बात सब ये वाली कि नहीं? बोलो। ये हमारे हाँ, तो बाकी हमारे पास कौन सा रह गया? क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, वो हम कल करेंगे।